أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह। जो ऑफिसर आए हुए उधर आप तारुफ करवा लें। माइक। नईम इकबाल भट्टी, डीजी ऑडिट क्लाइमेट चेंज ऑडिट ऑफिसर। Dr. Asif Hamid ji, I am Director General Climate Change and Environment Audit. I am from 28th Common of Pakistan Audit Council Service, sir. Dr. Rizwan Nasir, Secretary Emergency Services Department, Punjab. Mohammad Bilal Asif, Deputy Director Audit Emergency Services Department. Ali Hassan, Emergency Services Department. Ijaz Ahmed, Deputy Director Finance Emergency Services Department. थैंक यू। फाइनेंस से कोई नहीं आया आज? बस आ जाएं। आ रहे? ठीक। बात शुरू कर दीजिए। ये घुटन सी नहीं हो रही? एसी चलवा, थोड़ा सा 25 पे एसी चला दें। So audit, आप दोनों you look after the environment. Sir, the name of the directorate is Climate Change and Environment. Okay. We basically work and audit the organizations which are related to climate change and the environment. Most likely in Punjab, we have like 1122, like Provincial Disaster Management Authority. इनका क्या काम है? डायरेक्टर डीजी जो ये डायरेक्टर साहब बैठे, भट्टी साहब। Bhatti Saab is my audit officer. Okay, he's I'm the DG. Yeah. You the DG? Yeah. मैं इनके नाम के आगे DG। मैं क्या He is here to assist me. Okay. मैंने दोनों के DG लिखे थे। मैंने कहा ये दो DGs कैसे हैं? फॉर्मेशन आपकी है क्या? DG का सर इसलिए लिखा है कि उन्होंने कहा कि DG का ऑफिस है। Okay. DG ऑडिट से ऑडिट ऑफिसर है। Okay, he's the audit officer. जी सर। और हमारे पास हम जिस पे काम करते हैं उनमें सर जो ज़्यादा बड़े इदारे हैं, एनवायरनमेंट सेक्टर, एनवायरनमेंट और EPA, और हमारी जो डायरेक्टरेट है न सिर्फ ये कि सिर्फ पंजाब के बल्कि फेडरल, पंजाब और बाकी जो तमाम बलूचिस्तान, कराची, सिंध, उस पे उन्होंने ऑडिटर जनरल साहब ने एक अलग से डायरेक्टरेट बना के वो किया है। अनफॉर्चुनेटली सर हमारे जो ऑडिट पैराज हैं वो फॉर द लैक ऑफ नॉलेज या कम्युनिकेशन की वजह से पहले कभी नहीं हुई। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आफ्टर मे बी लॉन्ग टाइम, शायद जब से डायरेक्टरेट बनी है ये फर्स्ट टाइम हो रही है सर। हमने रिक्वेस्ट की थी ख़ास तौर पे सेक्रेटरी साहब से, तो उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने कहा जी कि हम आपको रखेंगे, क्योंकि हम ऑडिट बाकायदगी से कर रहे हैं और रिपोर्ट्स भी बन रही हैं, लेकिन जाहिर है जब तक PAC में वो डिस्कस नहीं होंगी, और ख़ास तौर पे ये जो इदारे हैं ये पब्लिक डीलिंग के इदारे हैं, 1122 हो गया, और ख़ास तौर पे जो आजकल हालात हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गया, एनवायरनमेंट के इश्यूज़ आपके सामने हैं। तो वी थॉट को ऑडिटर जनरल साहब ने मुझे ऑर्डर किए थे कि आप खुद जाके उनसे कहें और इसको PAC करें। फेडरल लेवल पे तो हो रहा है लेकिन इसके लिए सर PAC 2 ने कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा अभी तक, सिर्फ ये एक लास्ट डिपार्टमेंट था जो कि हमने अब टेकअप कर लिया। हमें सेक्रेटरी साहब ने नहीं कहा, लेकिन हमारी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जब ये डिपार्टमेंट बना है तो हम चाहते थे कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट ना रह जाए पीछे जिसको हम उनकी डाक ना निकाल सकें बेसिकली। सेक्रेटरी साहब, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्रेटरी असेंबली हियर। हाँ ठीक है सर। रिजवान साहब, डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से दैट
during the recent floods, the 1122 has done tremendous work. आपकी बहुत मेहरबानी है. आपके सारे जवान जो थे वो ऑन ग्राउंड थे, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए भी हमें ये हमारा हक बनता है कि हम उनको अप्रिशिएट करें. एंड देव डन लॉट ऑफ वर्क. और जो बोट के ऊपर उन्होंने रेस्क्यूज़ किए हैं, उसके अलावा जो उन्होंने काम किया है वो सारा एक बड़ा कमेंडेबल है. हमने अपनी आंखों से देखा है उनको. सो गुड जॉब. ऑडिट, लेट्स स्टार्ट. सर दिस मीटिंग जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं सर, ये ऑडिट पैराज जो हैं 2021-22 और 2023-24 के लिए हम हुए हैं. इसमें सर हमने पिछले हफ्ते इससे पहले भी इस पर सर मीटिंग हुई थी 23/11/2021 को भी, जो हम 2021-22 के पैरों की बात कर रहे हैं. लेकिन हमने पीएसी के इन व्यू ऑफ द पीएसी हमने फ्रेश भी की है पिछले इसी महीने की 5 तारीख को डीएसी की. सर जो पहला पैरा है ना, ड्राफ्ट पैरा नंबर पेज नंबर 1 ऑफ 70, द ड्राफ्ट पैरा नंबर 141 21-22 का है ये. और ये रेस्क्यू एकेडमी से रिलेटेड है. इसका सर कैप्शन है इरेगुलर प्रोक्योरमेंट ऑफ मिसलेनियस आइटम्स ऑन कैश बेसिस. ये कोई 23-24 बिलियन की अमाउंट थी. तो डिपार्टमेंट ने जो है वो कैश बेसिस पे की है, जो हमारा ख्याल है कि गवर्नमेंट के रूल्स के ख़िलाफ़ है. इट शुड बी थ्रू वेंडर, थ्रू चेक्स. तो बताना पसंद करेंगे जिस तरह मुनासिब समझे. जी, कैश के ऊपर तो जी फाइनेंस रूल्स भी कहते हैं कि कैश विड्रॉल और कैश पेमेंट नहीं होनी चाहिए. एंड वी टेक इट वेरी सीरियसली अगर कैश की विड्रॉल हो. सर ये 21-22 का था, उस वक्त ये थी, और उस वक्त कहते भी थे तो वेंडर को नहीं, वो बैठते थे इनटू द डिपार्टमेंट अकाउंट और आगे फिर वो डिसबर्समेंट वो करते थे. सो अब से जितने हैं वो प्रोसेस पूरा चेंज हो गया. वैसे ही कैश पेमेंट खत्म हो गई है तो वेंडर का अपना अकाउंट खोलता है, उसको डायरेक्ट जाता है. तो उस वक्त भी हम कोशिश करते थे कि यही प्रैक्टिस हो, बट चूँकि एजी ऑफिस ही डिपार्टमेंट के नाम देता था और डिपार्टमेंट को फिर आगे पेमेंट करनी पड़ती थी. सो दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम. वो अब खत्म हो चुका हुआ है. अब नए जितना उन्होंने एजी ऑफिस ने उस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर दिया, अब तो है ही नहीं, कैश खत्म हो गया. सो दिस वाज डेफिनेटली, हम लोग भी उस वक्त कहते थे, बट उनका प्रैक्टिस ये थी कि वेंडर को नहीं जाता था, वो डिपार्टमेंट को देते थे. तो अब वो खत्म हो गया ना. पैरा तो बन गया एंड इट हैज कम टू द पीएसी नाउ. जी क्या है सर? बल एक सर डिस्प्लेजर एक नोट कर लें कि कैश पेमेंट नहीं होनी चाहिए थी पहले भी. सर एंड अब इसको फाइनेंस रेगुलराइज करेगा. जी सर, इसमें जो डीएससी में भी डिसाइड हुआ था इसका और कोई हल नहीं है. वी अंडरस्टैंड दैट दे हैव चेंज द प्रैक्टिस, बट इट नीड्स टू बी रेगुलराइज फ्रॉम द फाइनेंस. जी सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ये 4 साल का एक्सपेंडिचर है, जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2021 का. अब ये प्रैक्टिस हमने स्टॉप कर दी है और ये थ्रू एजी ऑफिस की पेमेंट हो रही है सारी सर. डायरेक्टली जो कि वेंडर अकाउंट खुलते हैं, तो इसलिए जी सर. उस वक्त भी हमारी तरफ से रिक्वेस्ट थी सर, हमारी तरफ से अगर उस वक्त भी होता तो ये किसी सूरत ये प्रैक्टिस नहीं होनी थी. सो इसलिए विद योर परमिशन से आइटम्स आगे भी नहीं आइटम्स रेगुलर होते. क्या लेसन लर्न आपने किया? आइटम जो कैश पेमेंट्स होती थी अगेंस्ट विच आइटम्स होती थी? बेसिकली छोटे मोटे जो आपके जो डे टू डे कोई ना कोई होती हैं चीज़ें, उसके ऊपर है. अब आपने अपने एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान में डालनी है वो चीज़ें? एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान में कुछ तो चीज़ें आ जाती हैं, मसलन जिस तरह अब छोटा मोटा कोई आपका रिपेयर का काम है या छोटी मोटी चीज़ है जो टाइम टू टाइम निकलती है, ये वो सिर्फ होती हैं. जो एनुअल जो होनी है पूरी. मेरा पूछना डॉक्टर साहब, आप बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट, आई शेयर सेम सेंटिमेंट्स विच ऑनरेबल चेयरमैन शेयर विद यू एज वेल, कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आपका एग्जाम्पलरी काम है. हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर वो कुछ ऐसी आइटम्स आपने आइडेंटिफाई की थी जो रेगुलर यूज़ पे, तो उनको आप वो सर एग्रीड सर एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान में होती हैं. लेकिन जिस तरह सर ये फ्लड आया अभी, अब यहाँ पे आपको एकदम अगर उस वक्त कुछ चीज़ें लेके भेजनी पड़ती हैं या कोई उनको कुछ भी सपोर्ट के लिए आपको देना पड़ता है, वो फिर आपको उस वक्त फ़ौरन लेनी पड़ती हैं. अदरवाइज हमारी और कोई चीज़ नहीं होती और ना ही हम इन पे करते हैं सर. सो विद द एक्सेप्शन ऑफ दैट इट्स ऑल पार्ट ऑफ द एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान एंड इट हैज़ टू बी डन द सेम. फाइनेंस आप लेट आए हैं. ट्रेजरी रूल्स जो है वो कैश पेमेंट्स को तो डिस्करेज करते हैं, ऐसे ही है सर? जी, वो 17 से 21 तक ये प्रैक्टिस रही है, बट उसके बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया है. सो आप इसको रेगुलराइज कर लें, रेगुलराइज कर लें. थैंक यू सर. नेक्स्ट Sir, next para is on the page 3 of the 70 pages. This is regarding non-deposit of general sales in government. ये कोई 3 बिलियन थे सर, इन्होंने डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा नहीं कराए.
जो DAC हुई थी सर 5 तारीख को, इसमें डिपार्टमेंट वाज डायरेक्टेड टू टेक द मैटर रिगार्डिंग 4/5 ऑफ द सेल्स टैक्स विद द FVR, और हमने जो मुतफ़िका टाइम दिया था कि 8 दिसंबर तक, यानी कि 2-3 दिन के अंदर हमें करा दें, बट अनफॉर्चुनेटली सर ये अभी तक नहीं हो सका। डिपार्टमेंट ये इन्होंने वेंडर से आपको दिखानी है या वेंडर से लेके देनी है? सर वेंडर से लेके देनी है। वेंडर से लेके कैसे दे सकते हैं? ये तो कितना पुराना है, ये वेंडर से कैसे देंगे? वेंडर ने तो टैक्स दिया होगा। जी सर, FBR में क्लैरिफिकेशन के लिए भी हमने भेज दिया सर, और ये बेसिकली वेंडर जो है वो आपको पता ही है वो। हाँ, और जो इनके पार्ट में डिडक्शन थी वो इन्होंने की हुई है? वो हमने की हुई थी सर, यस। तो पैरा बनना ही नहीं चाहिए था सर। ये इस तरह है कि डिपार्टमेंट ने इंश्योर करना होता है कि जो 4/5 है, 1/5 तो सर ये विद होल्डिंग वो फौरन कर लेते हैं, 4/5 भी इनका डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसको डिडक्ट करवाए और उसको इंश्योर कराना होता है, विच हैज़ नॉट बीन डन। आई डोंट थिंक। तो क्या चड्डा साहब आपका क्या ख्याल है? सर इसमें मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट नॉर्मली एक्ट करता है एज अ विथहोल्डिंग एजेंट। तो जो अब जब आपने वेंडर किया था शॉर्टलिस्ट, तो वेंडर वाज GST रजिस्टर्ड, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो इट वाज वेंडर्स ड्यूटी टू सबमिट देयर GST रिटर्न्स। मेरा ख्याल है ये हमने पहले भी बहुत। हाँ, ये हमने सर DG साहब जी सर, काफ़ी डिपार्टमेंट में हमने पहले भी ये केसेस देखे हैं, जी जी, बट उस पर भी हमने ये व्यू लिया है कमेटी ने कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट की तो नहीं है। डिपार्टमेंट का सिर्फ ये काम है वो देखें कि वो रजिस्टर्ड है उसके साथ, तो और अब ये कहाँ से इतनी 5 साल पुरानी उनकी रसीदें लेके आएंगे और देखेंगे, चेक करवाएंगे? सर डिपार्टमेंट ने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी की है, उसमें डिपार्टमेंट ने अपने हद तक तो अपनी जिम्मेदारी और सेल्स टैक्स इनवाइस भी ली है, और उसके बाद डिपार्टमेंट ने FBR को कन्वे भी किया है। अब जो भी लीगल मेजर्स लेनी है, अगर पैसे जमा नहीं हुए तो दैट इज़ ए मैटर बिटवीन द बट ऑडिट हैज बीन विजिलेंट। हाँ जी, ये सेटल होना चाहिए। सेटल कर दें। नेक्स्ट पैरा है सर मिसक्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर अबाउट 3 मिलियन का, और इसमें भी सर बेसिकली एज द नेम सजेस्ट द एक्सपेंडिचर हैज बीन मिसक्लासिफाइड, और इसका सिवाय इसके कि फाइनेंस से रेगुलराइज कराया जाए और कोई सोल्यूशन इस वक्त नहीं है, और यही DAC में डिसाइड हुआ था सर। मिसक्लासिफिकेशन से व्हाट डू यू मीन बाय मिसक्लासिफिकेशन? मिसक्लासिफिकेशन इस तरह हुई थी सर कि ये जो प्रोक्योरमेंट्स थी, ये इनका अपना एक हेड होता है जिसमें ये इनको अलाउट होते हैं, उसके बाद एक्सपेंडिचर होता है। एक और हेड होता है अदर्स होता है जो किसी और हेड में फिट इन नहीं होता। तो इन्होंने प्रोक्योरमेंट का जो एक मुस्तनिद एक हेड है उसके बजाय इन्होंने अदर्स में परचेज की, जो कि ज़ाहिर है एक प्रोसीजरल मिस्टेक है। जी सर, तो इसका यही है कि फाइनेंस से रेगुलराइज करा लें। हाँ, इसको रेगुलराइज कर लें। अच्छा सर, नेक्स्ट है ये भी इसी नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स का था 1.4 मिलियन का। इफ यू अलाउ अस टू यू नो ब्रिस्कली कम टू द पॉइंट, दिस हैज नाउ बीन पेड, एंड DAC के लेवल पे द DAC रिकमेंडेड द पैरा फॉर सेटलमेंट इफ द PAC ऑफ कोर्स एग्रीज। PAC agrees. ओके। Next is sir page number 7 of 70, non-preparation of bid evaluation report in respect of procurement of medicine. इसमें जो है डिपार्टमेंट ने हाँ, ये पैरा मैंने पढ़ लिया है, आप एक दफ़ा दोहरा लें फॉर मेंबर्स। हाँ जी, इसमें बेसिकली ऑडिट का जो एतराज़ था कि इसकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट प्रिपेयर होनी चाहिए थी प्रोक्योरमेंट करते हुए, और इसके अलावा ये था कि नॉन सक्सेसफुल बिडर्स वर आल्सो नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स।
इसमें डीएससी ने काफ़ी इस पर डिस्कस किया और डीएससी ने डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया कि रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू बिड इवैल्यूएशन फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट में बी प्रोवाइडेड, तो दैट रिकॉर्ड इज़ अनफॉर्चुनेटली स्टिल अवेटेड। डॉक्टर साहब मैंने ये देखा है अगले पैरास में भी ये सिमिलर केसेस आए हैं, आपकी जो अद्वियात हैं, मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट है, अदर इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट है, वो आप प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को डेलीगेट किया हुआ है आपने? सर इसमें हमारे पास पहले फार्मासिस्ट नहीं थी, तो इसलिए हम चूँकि फार्मासिस्ट नहीं थी तो इसलिए जो एक डिपार्टमेंट जो इतनी बल्क परचेज कर रहा होता था, इट वाज मोर कॉस्ट इफेक्टिव कि आपने उन्होंने एक रेट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उसी पे आप उनको दे दें, बजाय कि मैं पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से गुजरे। इट इज़ मोर इफेक्टिव कि आप उनको कहेंगे जी आपका रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हुआ हुआ, आप उसके ऊपर उनसे प्रोक्योर कर लें, और ये प्रैक्टिस अलाउ भी करता है, बजाय कि वी गो थ्रू द प्रोसेस, वी डिडंट इवन हैव अ फार्मासिस्ट। सो उसके बाद फिर वो वहाँ से होता है ड्रग टेस्टिंग, यानी पूरा एक प्रोसेस उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो जब वो एक स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट उस काम के लिए मौजूद है तो उसकी डुप्लीकेशन, बट हमने अब फार्मासिस्ट कर लिया इनके उस पर कर रहे हैं, अब फार्मासिस्ट है वो प्रोक्योरमेंट करती हैं। सो ये अब आप प्रोक्योर खुद करते हैं? जी अब हम करते हैं, बिकॉज वो इन्होंने ये इस पे ये करते रहे तो फिर हमने फार्मासिस्ट रख के तो अपना शुरू किया। हाँ, अगर रूल्स इनको ऑडिट फाइनेंस अगर इनको रूल्स अलाउ करते हैं तो फिर हमने क्यों ये प्रैक्टिस, सर कॉस्ट इफेक्टिव भी थी? नहीं हमने सर इस प्रैक्टिस में को हमने चैलेंज नहीं किया, रूल्स अलाउ। हमारा ये था कि इसकी एक इवैल्यूएशन जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इवैल्यूएशन रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए थी, और लेकिन इसमें दूसरा हमारा एतराज़ ये था कि जो नॉन सक्सेसफुल बिडर था उसको दे दिया गया। तो इन्होंने दिया या प्राइमरी ने दिया? सर ये सारे दिस पैरा कुड बी सेंट टू प्राइमरी। सर प्राइमरी पे तो जाएगा, लेकिन बेसिकली क्योंकि जो फंड्स हैं वो तो इनके हैं, चाहे इन्होंने बिहाफ पे किया लेकिन उससे ये बरी जिम्मा नहीं हो जाता। ओके, फंड्स इनके थे पर इनके बिहाफ पे तो कोई प्रोसीजर या एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं हुआ? इनके बिहाफ पे नहीं हुआ, इन्होंने तो दे दिया। लेकिन सच पैरा शुड बी गिवन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट। नो उसमें सर हमने उसको नैरो डाउन करके हमने सिर्फ ये कहा है कि उनसे जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके हमें दिखा दें, पैरा सेटल हो जाएगा। मैं आपकी आसानी के लिए कह रहा हूँ जी सर, क्योंकि इन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए ये लिखेंगे प्राइमरी को, प्राइमरी वो किसी और को लिखेगा, प्राइमरी वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो इनको देंगे, फिर आप वेरीफाई करेंगे, बड़ा लंबा प्रोसेस है ये। इसको कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि ये शॉर्ट रहे। सर ये पैरा शिफ्ट कर देना चाहिए। दूसरा डीजी साहब इन्होंने जब प्रोसेस किया ही नहीं बिडिंग का, तो ये एवेल्यूएशन रिपोर्ट कैसे देंगे? सर ये इन्होंने पहले भी लिखा है उनको, और ये दोबारा उस वक्त भी इन्होंने कमिट की थी कि वी विल गेट इट डन इन विद इन 3 days। सर अगर वो देंगे तो दे मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। सर ये नहीं देंगे, अगर वो नहीं देंगे तो डेफिनेटली जो आप फरमा रहे हैं हम इनको उसको पैरा को या उनको कॉल कर लेंगे आपके हुक्म से, या वो करेंगे, लेकिन फिलहाल उस स्टेज पे आई नहीं है बात। सर ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो है अंडर ऑडिट जुरिसडिक्शन है ऑडिट की। जी वो तो है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे उधर अवेलेबल हैं। हाँ ठीक है, तो ये ऑडिट के दौरान चेक कर लें, इधर से तो पैरा शिफ्ट होना चाहिए। मैं शिफ्ट करने की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था मैं ये सोच रहा था कि ये क्यों ना प्राइमरी को दे दें, उधर शिफ्ट हो जाना चाहिए। हाँ ये पैरा शुड बी शिफ्टेड टू प्राइमरी। ओके इनका तो वर्कलोड है, उन्होंने जवाब देना है। यानी हम लोग एक अननेसेसरी सर इतना अपना काम वो करे, साथ ये इतना पेपर वर्क इन्वॉल्व हो जाता है कि अंडरस्टैंड। मैं पढ़ते साथ मुझे समझ लगी थी कि ये तो एक्स्ट्रा काम है इस बड़ा। This should be sent, and such paras, other paras also, which pertain to primary health department ने जो purchasing की है, तो वो सारे पैरास आप हेल्थ डिपार्टमेंट को भेजें। जी सर, नेक्स्ट पैरा है सर पेज 9 पे, ड्राफ्ट पैरा नंबर 146 फॉर द ईयर 2021। सर 17 मिलियन खर्च हुए थे इरेगुलर एक्सपेंडिशन रिपेयर ऑफ व्हीकल्स पे। ऑडिट का इतराज़ ये था कि इन्होंने करवाया है काम कैरिड आउट फ्रॉम प्री क्वालिफाइड वर्कशॉप विदाउट एंटरिंग इनटू रेट कॉन्ट्रैक्ट।
मैनेजमेंट का मौक़िफ़ ये है कि अगर हम रेट कॉन्ट्रैक्ट पे जाते तो फिर हमें जो ख़र्चा था वो हमारा ज़्यादा होता। ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बिल्कुल ठीक है, इकॉनमी ऑफ एक्सपेंडिचर बिल्कुल रखी जाए, लेकिन अगर आप साथ में ये भी है कि यू हैव टू कंप्लाई विद द रूल। तो मैनेजमेंट ने हमसे कमिट किया है कि वी विल गो टू द रेलेवेंट फोरम एंड गेट द रूल्स अमेंडेड अकॉर्डिंगली। तो अगर हमें ये रूल्स अमेंड करके दे दें तो पैरा विल गेट सेटल्ड। रूल्स किसने अमेंड करने हैं सर? रूल तो सर सर इसमें दो गवर्नमेंट की चीज़ें पावर हैं, एक है पेपरा रूल्स और वो क्लियरली एक प्रोक्योरमेंट और दूसरे प्रोसेसेस को डिफाइन करते हैं। आपने वहाँ पे प्री क्वालिफाइड वर्कशॉप है, टाइम टू टाइम डिफरेंट नौयत के काम निकलते हैं, आपने उनसे बिड लेनी है, पूरा प्रोसेस जो है ड्यूली फॉलो हुआ हुआ है पूरा साल का। अब पेपरा आपके कहने पे क्यों अमेंड करेगा आपने? सर पेपरा हमारे एक और फाइनेंशियल रूल्स हैं जहाँ पे हमें रेट कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रोविजन अवेलेबल है, लेकिन वो सर रेट कॉन्ट्रैक्ट करता कोई नहीं था। द इकोनॉमी वो सो अनस्टेबल, वो पार्ट्स की वेरिएशन इतनी आती थी कि वो शुरू के अंदर करके पूरे साल के लिए कोई कमिट करने को तैयार नहीं था। तो जो चीज़ फीजिबल नहीं है या रेट फ्लक्चुएशन इतनी, किसने करना है? तो दी ओनली अदर वर्केबल सोल्यूशन वाज कि आप पेपरा रूल्स के मुताबिक प्री क्वालिफाइड वर्कशॉप्स रखें, उनसे जिस वक्त एक काम है उसकी आप वो बिड्स लें और वो जो एक आपको अलाउ करता है पेपरा रूल्स उसके मुताबिक आप चलें। सो दैट इज़ व्हाट वाज फॉलोड। अनफॉर्चुनेटली इनका जो अपना रूल है ना सर, एज रूल 15 ऑफ पंजाब इमरजेंसी सर्विस फाइनेंशियल रूल, वही जो है वो इसमें माने आ रहा है। और ज़ाहिर है ऑडिट ने तो सर रूल्स को ही फॉलो करना है जो इनके अपने रूल्स हैं। अगर पेपरा रूल्स और डिपार्टमेंट रूल्स में आप कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है जी, जो पैरा तो which rules will prevail? of course पेपरा rules, but this पेपरा rules. so that's what we are talking about. So what is the breach here? Just trying to Breach here is this rule should be made in accordance with the PEPRA rules. This should be deleted from the जो इनका अपने rules हैं, अपने manuals हैं। अपने रूल्स की हद तक तो वो अमेंड कर सकते हैं, आप अपने रूल्स की हद तक तो अमेंड कर सकते हैं। सर पेपरा दोनों मेथड्स अलाउ करता है, रेट कॉन्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं फ्रेम कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये सर प्रॉब्लम ये है कि जब एक कोई बंदा आपके इतनी फ्लक्चुएशन हो और वो ना करना चाहता हो पूरे साल के लिए, आप किस तरह उसको बाइंड करेंगे? तो इसलिए ये वाला प्रोसेस जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा, बट दिस इज ऑल इन अकॉर्डेंस विद द पेपरा रूल्स। तो इसलिए कहीं पे भी कोई वो ब्रीच नहीं है सर। वो हम अपना अमेंडमेंट करानी होगी, वो देखेंगे, अगर जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा तो फिर उसको कर लेंगे, अदरवाइज कवर था। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पैरा शुड बी सेटल्ड। ठीक, थैंक यू सर। हम आपकी ना फ्रीडम मीटिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। This gesture is extended to you because of the performance your department have shown. तो उस पे maximum and plus the quality of para is also poor. Yes. आगे चलें। सर थैंक यू सर। सर एक चीज़, बल्कि मैं सर अगस्त इतना हमारा है, सारे आप मेंबर्स हैं बहुत हाईली रिस्पेक्टेबल, एक चीज़ में से ज़रूर जिस तरह, बल्कि ये चूँकि नेशनल लेवल पे भी सारा जाके डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर भी देखते हैं सर, आज एक सिस्टम और वो बनाया सर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त है सर, और अगर हमने ये चेंज ना की तो इससे हम अल्टीमेटली सफ़र भी करेंगे, वो ये है कि जो भी डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है वो जवाब देने आता है, जो बंदा कोई काम नहीं करता वो कहेगा काम करोगे तो गलती होगी ना, तो इसलिए वो है ही नहीं सर। सर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस होना चाहिए जहाँ पे परफॉर्मेंस जिन डिपार्टमेंट्स की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी क्या वो उन्होंने पूरी की या नहीं की। और अगर हम इस चीज़ को नहीं इनकरेज करते सर, तो जो काम करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अगली बार कहेंगे कि हम इन पेपर वर्क्स पे अपना टाइम ज़ाया करें, बेहतर है अगली बार हम ये करें ही ना। ना ठीक है आपकी, हम परफॉर्मेंस ऑडिट भी करता है कि सर जिसका डिपार्टमेंट का जो फंक्शन था प्राइमरली उन्होंने वो अपनी सारी ड्यूटीज़, मसलन हमने ये कभी हम शुरू ही नहीं होना था, मैं चूँकि रिफॉर्म में भी रहा हूँ तो हमने जब शुरू में 2001 और 2 में सिविल डिफेंस को रिवैम्प करने की कोशिश की, अब वो ना उन्होंने काम किया ना जिम्मेदारी ली, अल्टीमेटली आज भी उनसे वो पूछता नहीं है, वो चलते हैं, सैलरी भी ले लेते हैं, बाकी चीज़ें भी, लेकिन वो सिस्टम जो है सर क्वालिटी ऑफ द पैरा इज वेरी पुअर। अगर कोई अच्छी होती तो फिर हम जरूर आपको कहते हैं, एनी हो हम आपको लिवरेज दे रहे हैं इसके मैक्सिमम। नेक्स्ट पैरा जी पेज 11 पे मिस प्रोक्योरमेंट अंडर द हेड कॉस्ट ऑफ अदर स्टोर्स, इसमें जो ऑब्जर्वेशन थी कि
इन्होंने पीस मील और स्प्लिट करके वो किया था। जो डिपार्टमेंट का जवाब था वो ये था कि उन्होंने फिर हमें आइटम वाइज ब्रेकअप दिया, डिटेल ऑफ प्रोक्योरमेंट दी, और मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन किया कि आइटम्स आर प्रोक्योर्ड एट डिफरेंट मंथ्स और ईयर्स एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ PPR 2014। और जो आइटम वाइज ब्रेकअप था दैट वाज प्रोवाइडेड, और DAC ने एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट किया, और DAC रिकमेंडेड द पैरा फॉर सेटलमेंट फॉर PAC। आर यू सेटिस्फाइड? या सर DAC सेटल इट। जी। ये प्री DAC लिखी हुई है, प्री DAC कुछ नहीं होता, प्री PAC होता है। DAC प्री DAC तो कुछ नहीं होता है ना, ऐसे ही है ना, या मैं गलत? DAC लिखा हुआ है सर। देयर इज नथिंग सच एज प्री DAC। देयर एक हमने प्री PAC के लिए हमने बोला हुआ है कि प्री PAC करें। DAC तो डिपार्टमेंटल अकाउंट कमेटी है, उसकी तो प्री कुछ नहीं होना ना। जी सर, हमने DAC ही की है। आपने प्री भी साथ वर्ड लिखा हुआ ना, प्री काट दें, इट शुड बी DAC डिसीजन। अच्छा सर, किधर लिखा हुआ है? ऊपर थर्ड कॉलम में हर जगह प्री DAC लिखा हुआ है। इट शुड हैव बीन SDAC और DAC। हमारे पास जो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है। हमारे पास जो मैनेजमेंट ने दिए हैं DAC ही लिखा हुआ है। आप लोगों के पास भी प्री लिखा हुआ है? सर हमने तो जहाँ पे सर हमने नहीं सर, वर्किंग पेपर्स वर प्रोवाइडेड बाय द सर। हाँ, ये प्री PAC हो सकती है। Next. Sir, next is regarding misprocurement on account of printing and publication. ये इसमें सर मसला ये था कि, और ये डेफिनेटली इनके बिहाफ पे इट वाज इन एन इरेगुलरिटी। इन्होंने न सिर्फ ये कि जो प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन जो प्रेस जो सरकारी इदारा है उनके कहने पे मज़ीद सबलेट किया 3 ऑर्गेनाइजेशंस को, नूर अहद पैकेजेस, जेंडर प्रिंटर्स और नूर अहद पैकेजेस 5 मिलियन की अमाउंट को। और ये भी है कि, और अच्छा न सिर्फ ये विच वाज नॉट ऑथराइज्ड बाय द प्रिंटेड प्रेस, बल्कि ये कि उन्होंने इसमें से टैक्स की पेमेंट भी इदारे ने दी, जो कि ऑब्वियसली नॉट करेक्ट। तो इसमें डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट किया था कि इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से रेगुलराइज कराएं और नेक्स्ट टाइम इस प्रैक्टिस को स्टॉप किया जाए। हाँ ठीक है, मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ। ये ऑब्वियसली अगर आप बाहर से करवाएंगे तो आप GST भरेंगे, तो ये प्रैक्टिस वैसे होनी तो नहीं चाहिए, बट ये पब्लिक जो हमारा अपना स्टेट ओन प्रिंटिंग प्रेस है पंजाब का, ये क्यों नहीं करता आपके लिए? सर ये प्रैक्टिस यही थी, पहले आप वो वैसे करते थे, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस से कराएं चूंकि एग्जिस्ट करता है। अब ये उनसे हम करा रहे हैं तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन। नो आप उससे नहीं करवा रहे, आप वो आपको कोई नाम दे रहे हैं प्राइवेट। उन्होंने किया ना सबलेट, यानी बेसिकली वी वेंट थ्रू देम, वी रिक्वेस्टेड देम, ओके, एंड प्रोसीजर पूरा किया एंड दे डिड दैट। तो वो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस आगे हमसे करा रहा था। GST कट गया। सो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस खुद नहीं फंक्शनिंग कर रहा था, उसने आगे ये काम कर लिया हुआ था। अब हम खुद ही करते हैं फिर, यानी जब एक गवर्नमेंट का इदारा था उसको हम प्रिंटिंग प्रेस किसके फाइनेंस, ये प्रिंटिंग प्रेस जो है ये इसका भी ऑडिट होता है? जी सर बिल्कुल। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है? जी सर। ये नेक्स्ट टाइम बुलाएं इनको, क्योंकि उस दिन आए हुए थे, बल्कि बड़ा कंफ्यूज सब आदमी था, वो था भी मुल्तान से, उनको कंफ्यूज सा लग रहा था। हाँ जी। उनको नेक्स्ट टाइम प्रिंटिंग प्रेस को बुलाएं। अनीसुर रहमान साहब है सर आजकल इनके, अच्छा, जो उन्हीं को बुलाएं। चार्ज हैं। इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि ये कंफ्यूजन से इनसे बीच में निकले। पहले वो यही था कि इनसे नहीं कराते, हम इनसे कराते हैं, तो अब हमने कहा डायरेक्ट करते हैं, तो पेपरा के डायरेक्ट करते हैं हम। ठीक है, रेगुलराइज कर लेंगे। नेक्स्ट इज ड्राफ्ट पैरा नंबर 149, पेज नंबर 15, अनइकोनॉमिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन। ऑडिट का सर इतराज़ ये था कि आइटम्स कुछ परचेज किए गए थे on higher rates than the estimates obtained through market, or audit is of the view that process was not prudent and was made on higher rates than the rates determined through market surveys for cost estimates, which resulted into excess expenditure to the tune of rupees 5.3 million.
इसमें जो डीएसी ने डिस्कस किया और डीएसी ने ये डिस्कस किया और ये डायरेक्टिव दिया कि मैटर में बी टेकन अप विद द हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ बिड एवेल्युएशन रिकॉर्ड और इसको फिर शेयर करें ऑडिट के साथ। This para should be sent to health department. हाँ जी शिप नेक्स्ट ये आपने खुद की है? नहीं, ये इन्होंने खुद की है। ये इन्होंने सर खुद की है जी जी। और ये जब डिस्कशन हुई और जब इन्होंने वेरिफिकेशन कराई तो टैक्सेस जो हैं दे स्टैंड पेड और डीएसी ने जो डिसाइड किया या रिकमेंड कर रहे हैं वो फॉर सेटलमेंट है। सेटल इट। और ये कोविड का टाइम है सर? कोविड वाला टाइम है, ये पीरियड है? जी सर, इसमें कोविड भी और वैसे भी ना वो लेटेक्स ग्लव्स और वो नहीं लेते। ये एक दो आइटम्स हैं जो उनकी तरफ से ज़्यादा नहीं चलती हैं, हमारे बहुत कॉमन यूज़ की हैं। सो सेटल क्या टैक्स आ गया है? सेटल। हाँ सर, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट पैरा इज 1411। This is regarding non-holding of rescue 1122 council meeting. हाँ सर, this is very important. जी सर, एज पर पंजाब इमरजेंसी सर्विस एक्ट 2006 एक्ट के मुताबिक इनकी रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए और एक्ट के मुताबिक इनकी काउंसिल की 56 मीटिंग होनी चाहिए साल की। जी, ये इसके मुताबिक जो है 4 एटलीस्ट 3 माह में एक दफा। जी सर, एटलीस्ट 3 मंथ। ये जो कितने पीरियड में आपने लिया है सर? ये 2006 में हुआ है, 2006 का एक्ट है। 2006 से लेके अभी तक इन्होंने सिर्फ 6 मीटिंग्स की हैं। जी 6 मीटिंग। जी साहब, ये काउंसिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर एग्रीड सर। वो सर हमने समरीज हम भेजते हैं फॉर अप्रूवल, वो फिर यू नो अकॉर्डिंगली द टाइम। अब आपने ऑनरेबल असेंबली ने अमेंड करके सर वाइस चेयरमैन कर दिया है और वो अब से नोटिफाई इंशाल्लाह कल परसों हो जाएगा, तो हमारी रेगुलरली क्वार्टरली बेसिस पे होंगी। अच्छा कमेटी, मेरी बात भी हुई थी अभी डॉक्टर साहब से। वो कह रहे थे कि जो काउंसिल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी मीटिंग इनके रूल्स में लिखा हुआ है कि होनी है आफ्टर एवरी 3 मंथ। काउंसिल की मीटिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि काउंसिल की चेयर जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है या होती है, तो चीफ मिनिस्टर ने कभी काउंसिल की मीटिंग हेल्ड नहीं की, उस वजह से ये नहीं हुआ क्योंकि चीफ एग्जेक्टिव है, उसके बाद और बहुत से काम है। अब वाइस चेयरमैन को इन्होंने अमेंड कर दिया। अमेंडमेंट तो अभी इंशाल्लाह नोटिफाई हो जाएगी कल परसों, तो वील बी एबल टू होल्ड रेगुलर। जी सर, प्रोविंशियल काउंसिल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड। जी डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड नहीं, उसके हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर्स हैं वो भी एक्स ऑफिशियो वही है, बिकॉज ऐसा डीडीएमएस कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि वो ये हमारा रिलीफ का था ना जो डिपार्टमेंट रेवेन्यू का, वो होता है जब कॉम्पनसेशन है या उनको वो देनी है, वो फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैंडल करता है, तो डीडीएमएस उसके साथ है। लेकिन हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर्स एक्स ऑफिशियो उसके सेक्रेटरीज भी हैं ताकि उसको भी फैसिलिटेट कर देते हैं। उसमें जी वो सारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए मेंबर है, एक मिनट, मेंबर भी जनरल पब्लिक होता है, जो मेंबर है एमपीएस हैं इस काउंसिल में, उसमें काउंसिल में है, काउंसिल में 4 एमपीएस हैं लेकिन बोर्ड्स में नहीं है। ठीक है, ठीक। सो हमारी सिफारिश यही होगी कि आप इस काउंसिल की मीटिंग्स को अब जी बिल्कुल करें। जी बिल्कुल ठीक। विद दैट दिस पैरा शुड बी सेटल्ड। Next is page 21. Over here the order was very vigilant. अच्छा, ये पैरा अच्छा था। Thank you. जी thank you. Draft para number 1412 है जी। Unjustified recruitment on 538 posts by Rescue 1122 headquarter. ये ज़्यादा इश्यूज ये थे कि एक तो रूल उस वक्त फ्रेम नहीं हुए थे रिक्रूटमेंट के, और दूसरा ये कि सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो डिफाइंड नहीं था, और अप्रूवल भी जो थी वो रेलेवेंट फोरम से नहीं ली गई थी। ऑडिट ने इस पे कई छोटे छोटे पॉइंट्स की लिस्ट दी थी, और जिसमें बाद में फिर इन्होंने हमें सारे जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स थे, ऑडिट ट्रेल जो था इंटरव्यू का, वो इन्होंने हमें दिखाया, और प्रोसेस को इन्होंने फिर जस्टिफाई किया मुख्तलिफ स्टेजेस पे, फिर दोबारा वेरीफाई करवाया। तो डिस्कशन के बाद जस्टिफिकेशन हमने काफ़ी लंबी चौड़ी मिनट्स में भी लिखी है, और जो कि आपकी खिदमत में है, और उसके बाद ऑडिट एग्रीड टू द वर्जन ऑफ द
department, and para was recommended by DSE to the PSC for settlement. ठीक है, पैरा शुड बी सेटल्ड बट पीएस फाइनेंस 21-22 की ये रिक्रूटमेंट है, अगर 20-21 में 20-21 के अंदर अगर इनके अपने रूल्स नहीं हैं प्रोक्योरमेंट इसके हायरिंग के, तो रूल्स तो फाइनेंस के नहीं होंगे इसके? नहीं सर, ये स्पेसिफाइड एक्ट SNGAD के रूल्स, हाँ SNGAD के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे इनके ऊपर? नहीं सर, ये हर सर्विस के अपने रूल होते हैं। अगर किसी ने फॉर्मुलेट नहीं किए, रूल्स नहीं बनाए, तो वो SNGAD को फॉलो नहीं करेगा? नहीं सर, रूल्स उनको अपने ही बनाने पड़ते हैं। अगर वो SNGAD को फॉलो करना चाहता है तो फिर भी अपने ही रूल्स में लिखेगा कि हम फलां रूल्स को अडॉप्ट करेंगे। मैं कुछ नहीं बचा। सर नेक्स्ट है 1413 पैरा पेज 24। ऑडिट ने ये ऑब्जेक्शन लगाया जी कि नॉन रिसर्च एंड नॉन टेकिंग ऑफ मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंसीज बाय रेस्क्यू 1112। अच्छा डीजी साहब, सॉरी मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, वेरी सॉरी। हमारी प्रैक्टिस ये रही है कि जो जिन पैरास के ऊपर स्टार्ट में ही हम कह देते हैं, जिन पैरास के ऊपर आपका ऑडिट का और डिपार्टमेंट का एग्रीमेंट हो गया है फॉर सेटलमेंट, वो हम यूजुअली टेकअप ही नहीं करते जी। ठीक, तो जो आपके सेटल्ड हैं पैरास, वो आप बता देंगे सर ये हम सेटल के लिए एग्रीड हैं दोनों? जी ठीक, हम सेटल कर रहे हैं। जी ठीक। इस पे जो सर ये जो पैरा है ना, इस पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रिसर्च एंड बाकी तो एक्टिविटीज़ आपने भी माशाल्लाह तारीफ़ की, मैंने ख़ुद भी फिज़िकली भी डीजी साहब ने सारा मुझे दिखाया है। ओवरऑल आई एम आल्सो अप्रिशिएटिव ऑफ द वर्किंग, बट ऑडिट का ये ख्याल है कि इसमें जो रिसर्च है वो उस हिसाब से नहीं होनी चाहिए जो इनका अपना एक्ट कहता है 2006 का क्लास 7DF के इस रिव्यू एंड एनालाइज स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू इमरजेंसी इंसिडेंट्स। तो हमारा ये ख्याल है कि दिस शुड आल्सो बी, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ देयर एक्ट, दिस शुड बी टेकन सीरियसली इन लेटर एंड स्पिरिट। तो डिपार्टमेंट ने एग्री भी किया, और बल्कि फिर वही बात आ जाती है कि हमने उनसे ये कहा है कि हम इसको सेटल कर देते हैं, लेकिन हमें जो आपने काम किया है उसको पहले वेरीफाई करवा दें। तो एज सच असूली तौर पे वी एग्री दैट इट शुड बी सेटल्ड, लेकिन अगर हमें ये वेरीफाई जब करवा देंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली। हाँ, ये आप सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कर लें पैरा को सेटल, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। ये स्टडीज़ आपने कंप्लीट की हुई है, मैंने पढ़ ली हैं स्टडीज़ आपने, बल्कि मैं तारीफ़ कर रहा था कि ये वाहिद डिपार्टमेंट है जिसने कोई अच्छा काम किया, जैसे स्टडीज़ करवाई हैं, 14 स्टडीज़ करवाई हैं, पढ़े ना सर, देखे ना, इन्होंने एक स्टडी करवाई है बिल्डिंग सेफ्टी कोड्स और ये जो फायर हाइड्रेंट्स होते हैं इसके ऊपर स्टडीज हुई हैं सर, बल्कि रिसर्च रिपोर्ट और पब्लिक एक्सपीरियंस एंड देयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग सर्विस ऑफ क्वालिटी ऑफ मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस, ये स्टडी बाकायदा तौर पे की गई है। द स्टडी इफेक्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज इन लाहौर टू एनालाइज द ट्रांसपोर्टेशन। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा एतराज़ है, सिर्फ लाहौर में ना कराएं, बाकी बड़े शहरों में कराएं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, बट गुड स्टडीज शुड बी डन। सर हमारे सर इस वक्त हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिकेशंस होंगी एंड वी कोऑर्डिनेट इन रिसर्च विद आगा खान एंड लम्स, और सर ये हमारी जितनी है अब इस वक्त डेटा एनालिटिक्स और ये जितनी है सर, आपको और कहीं डेटा नहीं मिलेगा। हम एक एमरजेंसी का आपको डेटा दे सकते हैं, बल्कि हर एक मिनट पे जिस वक्त जो ट्रैफिक हादसा हो रहा है 75% साल के एंड पे आपको अपनी रिपोर्ट बनाते हैं? सर बिल्कुल बना रहे हैं सर। तो वो असेंबली में लेके करें सर, मैंने आपको असेंबली में बल्कि सर भेज, हम आपको भेजते हैं बिल्कुल बजट कॉपीज आपकी 1122 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जिस तरह होती है वो भी बिल्कुल सर आपको मिलेगी सर। हम आपको पिछले साल की भी भेजते हैं और ये वाली भी आपको सर भेजते हैं बिल्कुल। और सर सिंस यू हैव आल्सो स्टडीड, और हमने सर 14 में से 5 कर लिए हैं, तो इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन अगर आप चाहें तो इसको सेटल भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, विद द परमिशन ऑफ द चेयर डॉक्टर साहब, मैं आपसे ज़रा ये सीखना चाहता हूँ कि बिकॉज आई एम लीडिंग द स्किल्स डेवलपमेंट टास्क फोर्स एज वेल, तो हमारा एक अदारा है पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, दे आर प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ द नर्सिंग असिस्टेंट्स विच गेट रिक्रूटेड इनटू 1112 रेस्क्यू सर्विसेज एज वेल। तो जो हमारा वो करिकुलम है नर्सिंग असिस्टेंट्स का,
अगर आप इतनी इंटेलेक्चुअल आपने स्टडीज़ कराई उनके साथ भी बैठे एक दफ़ा रिव्यू करें, जैसे 2-3 चीज़ें ये जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और ये वो बैठ के तो उनके करिकुलम में भी ऐड करवा दें, मे भी उसको भी अपडेट हो जाए। इस वक्त से सबसे ज़्यादा इंटर्नशिप जो PVTC की है वो साथ हम ही शायद कर रहे आई नो दे रहे हैं। वो आप सबसे बड़े वो आपके सोर्स में सप्लाई सोर्स में। एंड यू नो एक सबसे ज़्यादा आई एम सॉरी काट रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सीखने की हमें आपसे ये ज़रूरत है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट है ना इमरजेंसी, किसी भी इमरजेंसी केस में, वो उस ट्रॉमे से गुजरता है। राइट, बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग सा सीन होता है जब आप किसी मौके पे जाते हैं, एक्सीडेंट है, लिम्स हैं, ब्लड है। सो हाउ डू योर ऑफिसर्स जो एम्बुलेंस वाले हैं, मेरा एक भी एक्सपीरियंस था, मेरी घर पे मुझे 1122 कॉल करनी पड़ी, रिस्पॉन्स टाइम वाज लेस देन 3 minutes इन DHA एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड। माय ग्रैंड मदर पास्ड अवे बट मतलब रिस्पॉन्स टाइम वाज एक्सीलेंट। सो जो आपके ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड जाते हैं, कोई उनको वो जिस मेंटल ट्रॉमे से वो गुजर रहे हैं, उनकी कोई थेरेपी क्या कोई आप सोचा है आपने कभी? जी सर, उनका रेगुलर हमारे सेशंस होते हैं और अगर कोई भी किसी के प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं उनको भी हम कोशिश करते हैं टाइमली आइडेंटिफाई करें, फिर एक मोटिवेशन की रेगुलर एक प्रोसेस गुजरता है। अदरवाइज ये रिस्पॉन्स टाइम, ये लेवल ऑफ मोटिवेशन सर बरकरार रखना, स्पेशली जब एक एनवायरनमेंट हो तो उसमें सर एक बड़ा चैलेंज होता है। अल्लाह का शुक्र है सर वी बीन एबल टू, और रिफ्रेशर भी साथ ट्रेनिंग कराते हैं। एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की थी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ना, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू barages, headworks, Hanki and Kadrabad, तो पूरी बेल्ट से दरिया गुजरता है एंड दैट इज द ओनली पॉइंट वेयर द मैक्सिमम फ्लड वाटर इज ब्लॉक्ड, जो लेफ्ट मार्जिनल बंद बिटवीन कादराबाद और हानकी है। 12 लाख क्यूसिक इसके अलावा पंजाब में कहीं भी एक जगह पे नहीं रुकता। तो बोट्स जो थी ना इस दफ़ा आपकी, वो विद द इस फ्लड में हमने देखा विद द प्रेशर ऑफ द वाटर बोट कुड नॉट रीच टू द सर्टेन पॉइंट्स। यू मस्ट हैव गॉट दिस फीडबैक फ्रॉम द फील्ड एज वेल। आप अपने इक्विपमेंट अपग्रेड करने लगे हैं कि अगर 12 लाख क्यूसिक पानी आता है नेक्स्ट टाइम, तो आपके पास वो हैवी बोट्स हों जो उस प्रेशर में भी सस्टेन कर सकें, क्योंकि बोट्स क्रैक्स हो जाती थी, फिर हमें हेलीकॉप्टर कॉल करना पड़ा बहुत दफ़ा। सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसको रिव्यू भी कर रहे हैं बिकॉज हमारा 40 हॉर्स पावर का पहले इंजन और वो आता था सर, उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान। यानी अब ये मसलन आप सोचें, हमने 37,000 सॉर्टीज़ की, उसमें हमारे 3 या 4 जगहों के अलावा कहीं पे ये इंसिडेंट्स नहीं हुए। जब आप हाई स्पीड बोट्स और उसमें जाते हैं, हाई स्पीड बोट जाते हैं, तो वो जो नीचे है वो जो कहीं पे लगती है या कुछ और, तो उसके टर्नओवर होने के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इसलिए उसको स्पीड को उतने पे मेंटेन रखते हैं। लेकिन हमने एयर बोट्स और 2-3 चीज़ों के ऊपर हम R&D कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह अगर होगी तो बहुत शैलो वाटर में भी चल सकेगी और उसकी स्पीड भी बेहतर हो जाएगी, और नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट भी आता है सर, वो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। दैट जी, हम उस पर दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड। हमारा बैक वक्त 3 जगहों पे उस वक्त ऑपरेशन चल रहा था हमारा, तो बिल्कुल इस बार वी वर स्ट्रेच्ड टू द लिमिट्स। मैं कहता हूं उनके सर हमारे फास्ट फ्लंग एरियाज में भी गाड़ियाँ पहुंच जाती हैं, बोट्स पहुंच जाती हैं, बट जिस तरह KPK के पहाड़ हो या पाकिस्तान, हमारे पंजाब में भी पहाड़ी इलाकों में जो फार फ्लंग एरियाज हैं, उसके लिए आपके पास क्या इक्विपमेंट है? मतलब अगर पहाड़ हैं, उसमें खुदा न खासा कोई ज़लज़ला है या कोई फ्लड आ गया, तो उसमें कैसे आप पहुंचते हैं? वी आर द फर्स्ट टीम in South Asia to get UN certification from the International Search and Rescue Advisory Group. So we are the first UN certified team, जिसकी वजह से हम टर्की भी रिस्पॉन्ड किया। Okay. So टर्की के अंदर जब था, we were the first team जो अगले दिन पहुंच चुकी थी। हमने 15 लोगों को जिंदा निकाला वहाँ से सर सारा। सर उसमें बहुत सारी उन्होंने इंटरनेशनल गाइडलाइन जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, हम सब उनको फॉलो करते हैं। और उसमें अगर जिस तरह अभी हमने, मैं अभी पिछले लास्ट वीक में ही, बिकॉज इससे पहले कि वो विंटर्स वाला आता, तो हमने अपनी एक्सरसाइज वहाँ पे होल्ड की। कुछ टाइम्स होते हैं जहाँ पे एक्सेस बहुत मुश्किल हो जाती है, वहाँ पे भी यूज़ फुट पे भी जाना पड़ता है, और भी मेथड्स हैं डिफरेंट जो भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर 4x4s भी हैं वहाँ पे हमने धीमी है। ये जिस तरह आपका साउथ का कुछ एरिया DG खान या जो इधर का जो है, एक मरी में इंसिडेंट हुआ था, बर्फबारी की वजह से वो रुक गया, तो उसके बाद हमने उसको कोई सर सारा रिविजिट भी किया है और वो भी किया है सर। अल्लाह ताला का उसमें भी सर शुक्र है, देयर वर अबाउट ऑलमोस्ट 3-4 थाउजेंड व्हीकल्स, और ये
इंसिडेंट सिर्फ 3-4 व्हीकल्स में हुआ जिनमें से लोग निकले नहीं और उतरने, दे रिफ्यूज टू लीव दी व्हीकल्स, और उनमें ये सिर्फ डेथ्स हुई थी। अदरवाइज दिस वुड हैव बीन अ बिग नंबर। उनको टाइमली निकाल दिया गया था, और वो बेल्ट भी ऐसी थी जहाँ पे कोई हमारा एरिया नहीं है, वो 1 किलोमीटर ऐसा था जो कि वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में थे वहाँ पे, तो उधर करीबी उनको वहाँ पे निकाल के ले जाने वाला नहीं था। तो वो एक फीमेल बच्चे थे, वो सारे इकट्ठे बुलान में बैठे हुए, ज़्यादातर उसमें हुए और 2-3 व्हीकल्स में और हुए जो बंदे निकले नहीं। अदरवाइज सर जितने थे बाकी, वरना नंबर वुड हैव बीन ह्यूज। सो वो At one stage, I'm not suggesting it today or tomorrow, but at some stage, you will procure your own helis as well. I was about to say that. सर हमने इस पे बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया, फिर मैंने पूरा जाके, बल्कि 2 महीने में हमारा जो VIP हैंगर है उसके अंदर मैं जाके लिटरली अपना दफ्तर मैंने शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि हम चाहे ऐसा शुरू करें जो कि चलता रहे। क्योंकि मैडम ने, हमारी CM साहिबा ने कहा कि जी इसको शुरू करें, तो हमने दोनों की फिजिबिलिटी देखी। फिर अभी भी वो मोटरवे पे शुरू करना चाहते हैं, तो अलीम खान साहब ने भी बार बार वो टेकअप किया, लेकिन सर उसमें हमने काफ़ी डिटेल में इसको सारा दिया। सर इसमें जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि अगर आपका कोई एरिया है जहाँ पे कम से कम आपका 100 मील यानी तकरीबन आपका 3 से 4 घंटे का जो ट्रैवल टाइम लगता है, अगर 1 घंटा उसमें फीजिबल नहीं है, 1 घंटे में अस्पताल पहुँचेंगे, बाय द टाइम जहाज़ उड़ेगा, लैंड करेगा, क्लियरेंस होगा वो आपका टाइम। दूसरा ये कि सर हमारी अभी भी सिविल एविएशन उस लेवल पे नहीं है, सो वो मैं परमिशन, हमारे पायलट्स उस लेवल के हैं सर पायलट्स हैं सर, वो रेस्क्यू कर सकते हैं बड़े। सर 2-3 चीज़ें, जो वेयर एंड टियर है ना हेलीकॉप्टर का, जो उसकी रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके हेलीकॉप्टर तो हम ये नहीं कह रहे प्रोक्योर करें, हम कह रहे हैं कि जो हमें एड आती है बाहर से, जो कोई कंट्री हमें एड देना चाहे, तो हम उसको बजाय हम मॉनेटरी एड लेने के, हम उनसे इन टर्म्स ऑफ हेलीकॉप्टर ले लें। सर 2005 के ज़ल्ज़ले के बाद सबसे ज़्यादा जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ और सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेज हुई वो हेली की थी। हाँ जी सर, लेकिन उसको सस्टेन रखना और मेंटेन करना, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखे तो हमें फीजिबल था कि बहावल नगर का एरिया 4 घंटे लगते थे और वहाँ से कोई स्पेशलाइज रहते, तो बहावल नगर, भक्कर और मियाँ वाली 3 एरियाज ऐसे थे जहाँ पे 1540 पेशेंट था जिसको 4 घंटे से ज़्यादा लगे टू गेट स्पेशलाइज ट्रीटमेंट। तो आज वहाँ से जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, जो हेड इंजरी पेशेंट्स हैं या स्पाइनल इंजरी पेशेंट्स हैं, उनको हम वहाँ से शिफ्ट करते हैं। अभी तक हमारे 230 हो गए एंड वी गॉट 2 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जो कि कॉस्ट इफेक्टिव थे और फीजिबल थे, तो वो हमारा सर रूटीन में अब डेली ऑपरेशन चल रहा है। तो दैट इज़ व्हाट वी स्टार्टेड, बट हेली वाज नॉट फीजिबल, हेली वाज नॉट, मैंने बहुत इसके ऊपर स्टडी की थी, हमने CM ने कहा मेरा हेलीकॉप्टर अवेलेबल है, लेकिन वो हमें एक चैलेंज रहता है उसका, तो फिर और इसमें भी सर बड़ा मुश्किल था। सिविल एविएशन की हमारी बहुत ज़्यादा अभी वो है, यानी जिस तरह US के अंदर जितना फ्रीडम और वो है मूवमेंट का, सर यहाँ पे हमारे पास काफ़ी कंस्ट्रेंट्स हैं, वो हम कर रहे हैं ग्रेजुअली उस लेवल पे, साथ साथ जो उसको भी हम उस लेवल पे ले जा सकते हैं। अभी जब हमने हेली सॉर्टेज अरेंज की, आई हैड टू अप्रोच टू द कोर हेडक्वार्टर, core headquarter had to approach to GHQ, and then it took at least 24 hours to go through the evaluation of the request, और उसके बाद they authorized from GHQ। तो अब जब डिज़ास्टर सिचुएशन होती है तो यू नीड एमरजेंसी हेल्प, तो या तो आप MOUs कर लें कि इन द केस ऑफ एमरजेंसी एंड डिज़ास्टर ये हेलीकॉप्टर विल बी ऑन योर डिस्पोजल एंड ऑन योर रिकमेंडेशन, कुछ इस तरह का MOU। जी सर, इस पे सर होता ही है कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट, जो प्राइवेट कंपनीज हैं सर, डिजास्टर जब होता है, एक तो हेली सर प्राइवेट कंपनीज बड़े थोड़े 2-3 हैं, वो किसी के अपने हैं, अदरवाइज प्राइवेट कंपनीज रख नहीं रहे, ना शाहीन ने रखा हुआ है ना अस्करी ने इस वक्त रखा हुआ है। हम सब के साथ सर मैं कर चुका हूँ, मेरी GOC एविएशन के साथ भी हुई, तो अस्करी ने भी अपने हेलीज नहीं रखे हुए, दे वांट कि हम पैसे दे दें तो उनके अपने ठीक करके हम उनके रनिंग में ले आए। अभी उन्होंने कुछ ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश की है कि टूरिज्म के तौर पे वो नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर हेली की कुछ सर्विसेज दें, लेकिन वो कर नहीं रहे। सो हमारा जो इस वक्त चैलेंज था, ये हमने इस पे बहुत की थी, मैंने जाके सारे देखे भी थे, जो हमारे उधर भी खड़े हैं, कैबिनेट डिवीजन के भी खड़े हैं, हमारे बाकी भी खड़े हैं, हमने काफ़ी सारे, फिर मैडम जो CM का भी एक हेली होता है वो भी हमने फिर सारे देखे थे। तो उसके बाद हमारे पास फिर अल्टीमेटली ये रहता है कि आर्मी के हमें लेने पड़ते हैं, आर्मी के साथ हमारी ऑलरेडी मीटिंग होती है पहले डिज़ास्टर से, और ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका होता है कि अगर ज़रूरत होगी तो हम फ़ौरन यूज़ करेंगे, उसी के तहत हम लेटर सिर्फ जाता है और वो फ़ौरन हमें दे देते हैं अवेलेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द वेदर। थैंक यू चौधरी शेर साहब।
सर एक मिनट। बहुत सारी अच्छी बातें आपने की और एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिव ऑफ योर डिपार्टमेंट। मेरी कुछ नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस भी हैं, वो भी मैं आपके नोटिस में नोट दे होनी दूं। चाहिए हर किस्म की। एक तो जो आई बिलोंग टू अटक और पिंडी के फतेहजंग तहसील मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, मेरा घर भी है। वहाँ पर जब 1122 का क़याम हुआ तो आपने THQ हॉस्पिटल की एम्बुलेंस ले ली और फिर वो एम्बुलेंस आज एक पेट्रोल पंप पे पार्क्ड है, वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। तो what does the public do now? The hospital doesn't have an ambulance, 1122 doesn't have that ambulance for its service. So how do you cater to the people of our area? सर ये पहले हेल्थ ही चूँकि मैनेज करता था और हेल्थ के पास एम्बुलेंसेज होती थी, लेकिन अक्सर ना उनमें कभी फ्यूल इश्यूज़ होते थे, कभी दूसरा। तो एक आपको याद होगा कसूर वाला एक वाक़या हुआ था, खातून वहाँ से चली थी, फिर वो एक हॉस्पिटल गई LGH से और फिर जिन्ना हॉस्पिटल के फ्लोर पे उसकी डेथ हुई थी। तो उसके बाद उस वक्त शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने फिर ये इशू टेकअप किया था। तो उस वक्त फिर इन प्रिंसिपल ये डिसाइड हुआ कि हमने कहा था सर हम कोशिश करेंगे इसको चलाने की और इम्प्रूव करने की। आज मिलियंस ऑफ ऑलमोस्ट आई थिंक 2 मिलियन प्लस ये लोग बेनिफिट कर चुके हैं। और हमारा ये सर जो पॉइंट्स है ना, जहाँ पे पेट्रोल पंप वाला है सर, उसमें ये होता है कि की पॉइंट्स हैं। हमने हॉस्पिटल से भी अगर कोई समझता है कि जी वहाँ पे वो मैनेज कर सकते हैं वो है, लेकिन मुझे नहीं पता, ये मैं स्पेसिफिकली इसका चेक करके अगर कोई है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा वहाँ पे अगर क्यों उन्होंने वहाँ पे खड़ी की हुई है, क्योंकि जनरल स्टेशन पे होती है सर। वो पर पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है सर। मैं चेक कर लेता हूँ, अगर कुछ स्पेसिफिक है तो मैं ज़रूर चेक करूँगा। हाँ, वो उसकी स्पेसिफिक वजह वो चेयरमैन साहब की मौजूदगी में मैं कहना नहीं चाह रहा। और डॉक्टर साहब चौधरी शेर अली साहब इज अ वेरी रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ आवर कमेटी, ही इज अ वेरी सीनियर पार्लियामेंटेरियन आल्सो। इनकी जो भी खदशात है सर, आपने इनसे प्राइवेटली बात करके इनको, अगर हमें नई एम्बुलेंस भी आपको देनी पड़ती है, आप उनको एम्बुलेंस दें सर। सर बल्कि सर मैं कमेटी को इनवाइट भी करूंगा सर, किसी वक्त जरूर हेडक्वार्टर्स विजिट करके जरूर देखें। आजकल बल्कि 200 लोग सिंध के अंडर ट्रेनिंग है, आपने जरूर विजिट करके आपने देखना जरूर है। आजकल हमारी जो सारी ट्रेनिंग चल रही है उसको जरूर देखें और हम आपको डेटा भी दिखाएंगे और इनका भी जरूर हम इशू सर आप टेकअप करें सर। सर जब CM साहब हेली देने के लिए तैयार हैं तो डॉक्टर साहब इसमें क्या कबाहत है सर? कि आप क्यों नहीं बोले सर हमें करें सर दो जहाज और CM साहिबा का हेलीकॉप्टर हमारे डिस्पोजल पे होता है सर, ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ सर हमें जिस वक्त भी जरूरत होती है उनका, चूंकि ऑलरेडी सर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे भी जरूरत है। बिल्कुल है सेठा साहब कह रहे हैं ना कि नहीं जी, नहीं सर नहीं, बिल्कुल है इस एरिया में फौज से लेना पड़ा, तो CM से लेना जरा आसान है, तो फौज से लेना बिल्कुल ठीक है सर। अगर ये लाइन में जारी होती तो बता दूं मैं भी दसता। नेक्स्ट सर, ऑडिट सर। नेक्स्ट इज मैं मेंशन कर देता हूं, बट एज यू हैव इंस्ट्रक्टेड फॉर द रिकॉर्ड मैं मेंशन कर देता हूं मिनट्स के लिए कि ये जो पैरा है 241 वो सेक्रेटरी साहब के साथ, फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव के साथ और माई सेल्फ वी डिस्कस्ड इट एंड वी recommended this para for settlement. Settle. This. Sir, next is 242 of page 29 of page 29. सर इसमें ये भी प्रोक्योरमेंट से मुतालिक है और ये भी मुतालिक है मेडिसिन से, लेकिन इसमें जो कसूर है थोड़ा बहुत वो डिपार्टमेंट का है इस हद तक कि जब चीज़ आई है तो इनकी चीज़ थी, दे शुड हैव गॉट इट वेरीफाइड कि यार जो चीज़ हमने मंगवाई है वो उसके मुताबिक, उसी की स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक और उसी तादाद में आई। तो ऑडिट का ये एतराज़ था और डिपार्टमेंट ने ये कंसीड किया और DAC जो कि DAC ने फिर डायरेक्ट किया कि एक कमेटी बनाएं डिपार्टमेंटल लेवल पे
कोऑर्डिनेशन विद हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स, जिन्हें हम हैंडिंग ओवर टेकिंग बड़ी अच्छी तजवीज़ है आपकी। ये हम समझते हैं कि ज़रूरी है। कमेटी भी ये सिफारिश करती है कि आप रिकमेंड करती है कि आप एक लाइजन कमेटी बनाएं विद द डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट। आप हैंडिंग टेकिंग ओवर की पूरी आपके पास लॉग बुक होनी चाहिए, मेंटेन करें, और जो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो वहीं पर चेक हो। पर आप तो ये खुद सारी परचेजेस कर रहे हैं। आप तो खुद कर रहे हैं। हाँ जी, आप खुद कर रहे हैं। सर ये इंस्पेक्शन कमेटी, हाँ इंस्पेक्शन कमेटी सर बाकायदा होती है, उसके बगैर हम कोई भी नहीं ले सकते, उसके DTL तक जो है वो किया जाता है। ये एक पूरा प्रोसेस है, उसके बगैर ये ली नहीं जा सकती। बट मल्टी डिपार्टमेंट्स में नहीं होता वो, यानी पूरी एक इंस्पेक्शन कमेटी जिसने सारा देखना है, और हेल्थ ने बाकायदा अगर ऑर्डर दिया है वो सारा सर पूरा प्रोसेस डिफाइंड है। तो इसमें ये वो लेना उधर से भी आगे सर बहुत मुश्किल हो जाती है सारी चीज़ें। बट पूरा सिस्टम है जिसमें उन्होंने सारी एक एक चीज़ काउंट करनी है, एक एक चीज़ इशू करनी है, ये पूरा एक पूरा सिस्टम है जिस मेंटेन सर। और सर ये जब इन प्रोक्योरमेंट्स की बिलिंग होती है तो उसमें कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कि इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी का सेटिस्फैक्ट्री होने का सर्टिफिकेट दिया जाए, तो इसके बगैर पेमेंट पॉसिबल ही नहीं होती। जी सर, और वो भी बट अनफॉर्चुनेटली सर इट वाज नॉट शोन टू ऑडिट, स्टिल नॉट शोन टू ऑडिट। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इट शुड बी गॉट शोन एंड एज वेल एज वेरीफाइड। सर ये देख लें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज वेरी सिंपल प्रोसेस, और कंसीलमेंट तो आप कर नहीं सकते। सर मैं पता नहीं क्यों ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, इट विल बी सर रिजॉल्व, कोई ऐसा इशू नहीं है। प्लीज आप इनको दिखाएं, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ऑडिट डिपार्टमेंट पैरा सेटल्ड, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। सर थैंक यू सर, थैंक यू। अगले में आपको यू आर आस्किंग फॉर रेगुलराइजेशन ऑडिट। जी सर, रेगुलराइजेशन बिकॉज ये सर 5 मिलियन की जो है सेटिंग हुई है, और BSc ने भी इसमें यही डिसीजन दिया था, इसको रेगुलराइज करा दिया। डॉक्टर साहब, कमेटी इज टेकिंग ए लीनियंट व्यू, वी आर सेंडिंग इट टू रेगुलराइजेशन, वरना इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। नेक्स्ट 244 है पेज 31 पे, procurement of furniture without prior to construction of emergency rescue service station। इसमें ऑडिट के बाद था कि 3 मिलियन से ज़्यादा खर्चा कर दिया गया, लेकिन बिल्डिंग कंप्लीट नहीं थी। बिल्डिंग जो है वो अवेलेबल ही नहीं थी। तो इसमें DSC ने भी ये डिसीजन किया कि डिपार्टमेंट को कंडक्ट फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी एट द डिपार्टमेंटल लेवल, और उसको शेयर करें ऑडिट के साथ। जी, ये क्या हो गया है सर? इस पे होता ही है कि जैसे ही प्रोजेक्ट अप्रूव होता है उसकी 3 एक्टिविटीज़ हैं। एक कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, वो C&W डिपार्टमेंट करता है। दूसरा होता है सर प्रोक्योरमेंट का आपने प्रोसेस शुरू करना होता है। तीसरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करना होता है। तीनों अगर साइमल्टेनियसली ना चले तो वही जो हालत होता है, जो टिपिकल स्कूल बन जाता है और अगले 2 साल तक उसका इक्विपमेंट नहीं आ रहा होता। तो हमने जो भी स्कीम करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जिस दिन कंप्लीट हो कंस्ट्रक्शन उसी दिन वहाँ पे काम शुरू हो जाए। तो तीनों चीज़ें, हम रिक्रूटमेंट भी उसी वक्त साइमल्टेनियस शुरू करते हैं, प्रोक्योरमेंट भी। तो इधर डिले किसके पार्ट पे था? सर ये थोड़ा सा C&W समटाइम्स वो कोई साइट का या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो होता है, अदरवाइज हमारा कोई ऐसा कहीं पे भी जो चीज़ है वो ऐसी नहीं है कि बड़ा भी इंक्वायरी करा लें। इसलिए कि इस साल आपकी बहुत सारा स्कीम्स एक्सपेंशन में, इस साल आप कितने नए रेस्क्यू सेंटर बना रहे हैं? एटलीस्ट इस साल हमारे को 33 टाउन्स हैं जो इनके अंदर जा रहे हैं। तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ आइज ऑन यू। आप सारी चीज़ें देख लें कि उनकी सर हमने इसके बाद से काम को बड़ा हमने ये किया हुआ है, ज़्यादातर हमने फर्नीचर ही जो है ना उसी कंस्ट्रक्शन के अंदर ही रख दिया है कि टूटा हुआ फर्नीचर नजर you have in pre-PAC आपने एग्री किया है इनके साथ इंक्वायरी के लिए? वो चेक कर लें, वो तो किसी के भी फर्नीचर एवरीथिंग एल्स इज अवेलेबल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर कोई ना हो। सर इसमें कोई है नहीं, आई श्योर यू कि कोई ना इसमें कहीं पे भी होगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल, सारी अब जो मुझे बस इतना बता दें कि जो मशीन जो चीज़ें फर्नीचर आया था, अब फर्नीचर की क्या पोजीशन थी? फॉल्ट उसमें फॉल्ट था फर्नीचर में? नहीं सर, वो तो सिर्फ टाइमिंग का ये कह रहे हैं ना कि जी वो 3 महीने अगर नहीं बना या स्टेशन नहीं हुआ, बाकी तो सारी चीज़ें पूरी हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। रेस्क्यू स्टेशन इज नाउ कंप्लीट? जी कंप्लीट हो गया उनका। और फर्नीचर भी वही वाला फर्नीचर आया है, कोई और फर्नीचर तो नहीं लिया? सर वही जाता है। वी टेक योर वर्ड। हाँ जी सर सेटल होना चाहिए मेरे। सेटल कर दें। सेटल। फाइनेंस भी आज बोला है सेटल होना चाहिए। आज तो जेनरस, आज तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इज वेरी, आज भी और वो उस दिन भी।
आपकी पूरी असेसमेंट रजीम है वो बेहतर होंगे तो काम चलेगा। सर 2211 की मैं उस वक्त बोलता नहीं था, मेरी पोजीशन जो थी वो कॉम्प्रोमाइज थी बिकॉज आई लीड स्किल्स डेवलपमेंट। जिस तरह दुनिया में पियर्सन का सिटी एंड जिल का नाम है, PBTE का कोई नाम नहीं है। मैं $50 देता हूँ तकॉमल को पर स्टूडेंट कि वो आके मेरी सर्टिफिकेशन को वेरीफाई कर दे। अच्छा, $50 पर स्टूडेंट। और PIT उसका क्या काम है? वो कुछ भी नहीं, पैसे लेके कर आपको दे गिव यू अ पीस ऑफ पेपर व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीवेयर। सो देन आई दुनिया में नोबडी एक्सेप्ट चॉइस ऑफ नोज दिस। तो ऐसे महकमे को रखने की जरूरत है फिर? उसका ऑडिट ही नहीं करने देते फाइनेंस। नहीं, उसका ऑडिट करो पर कमर्शियल ऑडिट ना करो। नहीं, ऑडिट के लिए मानते हैं, लेकिन कहते हैं हमारा ऑडिट सिविल करे, कमर्शियल ना करे। कमर्शियल ही होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि फाइनेंस में देने चलो जी, नेक्स्ट। सर पेज 33 है 245, ये तकरीबन 2.25 मिलियन के टैक्स इन्होंने डिडक्ट नहीं किए थे, तो हमारे पॉइंट आउट करने के बाद दोज हैव बीन एक्चुअली डिडक्टेड एंड दोज हैव बीन वेरीफाइड बाय ऑडिट। वेरी वेल, सेटल। वी कैन रिकमेंड फॉर सेटलमेंट। सेट कर। अच्छा, स्पीकर खुडिया में क्या कर लिया? जी सर, 35 पेज पे है सर 246, ये भी सर PC5 इन्होंने कंप्लीट के लिए देना था। When we pointed out, they actually did the complete the procedure और we verified it, so we recommended for settlement. पैरा सेटल। The next 247, ये सर कोई 2.5 मिलियन की एक्सेस पेमेंट हुई थी PC1 की कॉस्ट से। PC1 सर रिवाइज हो गया, तो now the observation stands nullified, so we recommend the para for settlement. 30,000 भी रिकवर नहीं करेंगे सर? 0.030 PC1 ये भी रिवाइज हो गया है। अच्छा, सेटल करते हैं। नॉन ऑक्शन ऑफ अनसर्विसेबल स्टॉक रिजल्टिंग इन वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट मनी। ये सर इसकी ऑप्शन हो गई है आफ्टर, क्योंकि अगस्त में ऑडिट हुआ था और इन द मीनवाइल दे हैव टेकन स्टेप्स, तो नाउ द पैरा। ये क्या चीज़ ऑक्शन हुई है सर? नॉन इनके जो वेस्ट कंडम आइटम्स थे, कुछ वेस्टेज, कुछ डैमेज, कुछ ऐसे जो नॉन सर्विसेबल थे, तो उनकी ऑप्शन जो थी डिक्लेयर करके। अच्छा, जिसको रद्दी कहते हैं इसको। जी सर। देखें ज़रा, कोई गाड़ी शाड़ी तो नहीं है कंडेम जो? सर इसमें वैसे सर एक पॉलिसी डिसीजन हमें वैसे करने की जरूरत है। 144 मिलियन की रद्दी तो नहीं होती ना ऑडिट? सर मैं इस पे एक पॉलिसी डिसीजन हमें बहुत इंपॉर्टेंट करने की जरूरत है, जो आगे भी आपको हाउस से भी आई थिंक जाने की। हम जिस तरह पुरानी एम्बुलेंसेज हमने कहा कि ये 7-8 लाख चल गई है, अब ये चलने के काबिल नहीं है, लेकिन हम उसको ऑक्शन करके हम कहते हैं कि जाके प्राइवेट बंदा ये वो चला ले। सो ये वाली चीज़ दुनिया में पॉलिसी है सर कि जहाँ पे भी आपकी एक चीज़ चलने के काबिल नहीं रहती उसको फिर वो ख़त्म कर देते हैं, उसको फिर स्ट्रीट पे आने के लिए हम वो नहीं करते, वो स्क्रैप हो जाता है। वो स्क्रैप हो जाता है, रोड वर्दी नहीं है सर। ये वाली चीज़ हमें भी अब अडॉप्ट करने की, बिकॉज जिस तरह से अब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं सर, हमें इन चीज़ों की ऊपर एक बड़ी अच्छी डिबेट करके, तो आई थिंक इसके ऊपर कोई पॉलिसी। गुड सजेशन, विल टेक दिस अप विद द एनवायरनमेंट एंड ये डिपार्टमेंट जी एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विल टेक, ताकि वो पिछली जो है उसको आप वो करें और उसके बाद। और गवर्नमेंट की ही पॉलिसी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की जो गाड़ियां हैं, हाँ जी, जिस तरह हमें गाड़ी का एक वो रूल है 5 लाख और कितने किलोमीटर, 3 लाख 3 लाख किलोमीटर चल जाए या 5 साल पुरानी हो जाए, वो कंडेम है। तो वो कंडेम है तो फिर उसको फिर रोड वर्दी भी तो नहीं होनी चाहिए सर। ये आई थिंक इसको एक हमें स्क्रैप करने की होनी चाहिए उसको। तो I would like to contribute in this discussion। इसका एक और पहलू भी है सर। आमतौर पे गाड़ियां नहीं ऑक्शन होती, उनके नंबर्स ऑक्शन होते हैं। ये भी सर एक या उसके हम लोग आपस में डिस्कशन की थी, ऑफ द रिकॉर्ड समझ लें या ऑन द रिकॉर्ड समझ लें, वो गाड़ी वो उसका होती है उसका, और उस नंबर पे 5 गाड़ियां और चलती हैं। ओके, लेकिन इसका एक और एलिमेंट भी है जो कि अभी इसकी जो नई डेवलपमेंट है, हम आपस में भी डिस्कस कर रहे थे, ये एड्रेस हो जाएगा। वो इस तरह रूल चेंज कर दिया उन्होंने, नंबर प्लेट अब नंबर जो है वो हो जाएगा। तो ये कमेटी के लेवल पे मैं एग्री करता हूँ इनसे कि आप एक लिमिट जब मुकर्रर करते हैं, इफ one vehicle is not fit for government use, how can it be used for private use?
So it is obvious these should not be auctioned. अच्छी सजेशन है ये जो वेस्टेज थी अब ये हो गई है अब बेच दिया फिर हो गए सेटल कर देंगे आगे सर ना अगला जो है नॉन कंडक्टिंग ऑफ क्वार्टरली इंस्पेक्शंस हैं उन्होंने सर अपने जो स्टॉक की है चीज़ों की है वेरिफिकेशन करनी थी दे हैव डन इट टू द एक्सटेंट ऑफ एनुअल और not quarterly but they have committed that from the next audit year they will do it quarterly. सर इतना स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट है फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारे पंजाब का इसका तो होना चाहिए आपकी सर अब तो मंथली बेसिस पे करने लगे हम वो कर लिया हमने सिस्टम इन प्लेस कर लिया DSC recommend the para for सेटल वो कह रहे हैं DSC मैंने कह रहे हैं विद द डायरेक्शन हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि चले आप साल तक कर रहे हैं तो चलो क्वार्टरली भी कर रहे हैं अच्छा सर ये आपके लेवल का है सर और मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है नॉन कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग ऑफ पंजाब एमरजेंसी रेस्क्यू काउंसिल वी हैव डिस्कस्ड दिस या वी हैव डिस्कस्ड इट सर मेरे ख्याल में यू कैन डायरेक्ट टू रिप्रोड्यूस द सेम ऑर्डर्स इन दिस पैरा एज वेल same but I cannot direct any chief executive to convene a meeting you can also sir just say that rules may be followed in that sense please follow the rules yes sir that's it yes sir that's it